सारी लेंस जैसा काम करता है। ये बात याद रख लेना। किसके अंदर? पानी के अंदर। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस है जो उपयोग में लाया जाता है? निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइटनेस। निकट दृष्टि दोष को ये हम क्या बोलते हैं? आपका क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलते हैं आपका दोस्त मायोपिया। मायोपिया के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो मायोपिया के लिए क्या होता है आपका भैया? कॉनकेव या फिर नतोदर बोल देंगे, या फिर इसको बोल देते हैं अवतल लेंस। क्या बोलेंगे? अवतल कह देंगे। ठीक है। कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो ये किसके लिए? निकट दृष्टि, इसके लिए दूरदृष्टि दोष के लिए हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष के लिए। और दूरदृष्टि दोष की अगर हम बात करते हैं, दूरदृष्टि दोष की अगर हम बात करते हैं, इसके लिए हम उत्तल भी प्रयोग कर सकते हैं, उत्तल कह सकते हैं इसको। नाम एकदम उल्टे हैं। दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है हाइपरमेट्रोपिया। इसका मतलब है कि दूर की वस्तु तो साफ दिखेगी भैया, लेकिन नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या है? निकट की वस्तु तो साफ दिखेगी, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। मुझे आप बताओ जरा, थोड़ा सा लॉजिक लगा के, पढ़ने वाले बच्चों में कौन सा दोष पाया जाता है ना? दो कॉन्सेप्ट आपको बताए, आपको बताने हैं अभी कौन सा पाया जाता है। ठीक है। एक आपसे पूछेगा भैया जरा दृष्टि दोष। जरा मतलब बुढ़ापा होता है। जरा किसको बोलते? बुढ़ापे की अवस्था को जरा दृष्टि दोष इसको बोलते हैं आपका साथी। इसके लिए कौन सा लगाएंगे? क्या बोलेंगे? बाइफोकल लेंस लगाते हैं। बाइफोकल, बाइफोकल का मतलब होता है द्विफोकसी। जरा दृष्टि दोष कब होता है? बुढ़ापे में होता है। तो दोनों लेंस लगा देते हैं, उत्तल भी अवतल भी, एक चश्मे में दो हिस्से कर देते हैं। ऊपर देखना भैया यहां से देख लेना, नीचे देखना तो यहां से देख लेना। ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका? जरा दृष्टि दोष के लिए हो जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया हो गया आपका। अब कुछ क्वेश्चंस मुझे बताएं। पढ़ने वाले बच्चे कौन सा लेंस लगाएंगे? तो सीधी सी बात है, पढ़ने वाले को तो भैया, पढ़ने वाले को दूर वूर का तो छोड़ो, नजदीक का ही तो नहीं दिखता, निकट का ही तो नहीं दिखता। और निकट का ना दिखे, निकट का ना दिखता हो तो वो कौन सा दोष होता है? तो आप कहेंगे भैया वो दूरदृष्टि दोष होता है, जिसमें दूर की वस्तु तो साफ दिखती है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु तो साफ दिखती है, लेकिन नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट की साफ दिख जाएगी और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। उल्टे हैं एकदम। तो पढ़ने वाले लगाएंगे हमेशा उत्तल लेंस। ठीक है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, चीजों को बड़ा करके, जब आप बुजुर्ग अवस्था में आ जाएंगे तो चीजों को पढ़ने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी, अक्षरों को बड़ा करेंगे, वो होता आवर्धक। आवर्धक लेंस भी उसको हम बोलते हैं। तो वो कौन सा होता है? वो भी भैया उत्तल ही होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस ही होता है। अच्छा, ये जो आंख पर कम ज्यादा दूरी हो रही है, जो फोकल डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, फोकल दूरी, अभी मैंने नाम लिया था, ये किस पर डिपेंड करती है? ये सिलियरी मसल्स पर डिपेंड करती है। सिलियरी मसल्स पर, सिलियरी मसल्स पर ये आपका निर्भर करती है। सिलियरी मांसपेशियों पर ये निर्भर करती है। आंख पर मुझे बताओ जो साथी इमेज का इफेक्ट रहता है वो कितनी देर तक होता है? इमेज का इफेक्ट आंख पर कितनी देर होगा? इमेज, इमेज कोई चीज आपने देखी, इमेज का जो प्रभाव है वो आंख पर कितनी देर होता है? आंख पर तो क्या बोलेंगे? वो भैया 1/10 सेकंड तक रहता है। 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है। जैसे आपने कोई चीज देखी अपने जीवन में, तो तुम्हें ऐसा लगा कि ये तुमने पहले भी देख रखी है? यस और नो? आप कहेंगे जी भैया लगता है यार ये तो मैंने पहले कभी देखा है। उसका कारण क्या है? आपकी नजर ऐसे घूमी, इस आंख ने देख लिया, इस आंख ने मैसेज दे दिया माइंड को, तो स्टोर हो गया वहां। अब जब नजर इधर गई तो इसमें कुछ माइक्रो सेकंड्स का अंतर हो गया। जब आप ऐसे घूमे तो इसी आंख ने जब उस वस्तु को देखा तो इस आंख ने भी मैसेज माइंड को दिया, तो मैसेज वहां पहुंचा जहां माइंड में तो इमेज पहले बन चुकी थी। एक माइक्रो सेकंड्स के अंतर पर एक इमेज फिर बनी माइंड में, वही कंफ्यूज करती है, वही कहती है कि ये चीज तुमने पहले कभी देखी। और अक्सर आपको लगता होगा बहुत सारी चीजों की वजह से। ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको लगती होंगी यार ये मैंने देखा है कहीं पहले। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और वो सिर्फ ये एक भ्रम है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कौन सी होती है? स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि में क्लियर विजन की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इमेज बनती कहां पर है आंख में? इमेज कहां पर बनती है साथी? आपका दृष्टि पटल पर बनती है, दृष्टि पटल पर बनती है।
आंख का जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो आइरिस पर निर्भर करता है, आइरिस पर डिपेंड करता है, आइरिस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम नेत्रदान कर रहे हैं तो कौन सा भाग नेत्रदान में दिया जाता है? नेत्रदान में आई डोनेट हम कर रहे हैं तो कौन सा भाग दिया जाएगा? कॉर्निया डोनेट किया जाता है। आंख का कौन सा भाग? कॉर्निया डोनेट किया जाता है। अगर मैं बात करूं आपसे आंख की पावर कितनी होती है, पावर कितनी होती है, तो आप कहेंगे आंख की जो पावर है भैया वो होती है 576 मेगापिक्सल। इतने का कैमरा जो दिखाएगा वो आंख देख पाती है। देखो कितना क्लियर आंख देखती है, ठीक है, कितना क्लियर आंख देखती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भैया कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी? ओ, 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 निकट दृष्टि दोष। हाँ ठीक तो है भाई, एकदम ठीक है। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? जो फोकस की दूरी है तो एफ बराबर हो जाता है आपका 100/p। फोकस किस पर डिपेंड करेगा? पावर पर डिपेंड करेगा। 100/2, और 100/2 क्या हो जाएगा आपका? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना डायोप्टर में हम क्या मेजर करते हैं? किसी भी लेंस की क्षमता, क्या बोलते हैं? कैपेसिटी ऑफ ए लेंस। किसी लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो वो डायोप्टर में हम मेजर कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? धूप का जो चश्मा होता है उसकी क्षमता कितनी होती है? जो साथी धूप के चश्मे होते हैं, सन ग्लासेस होते हैं, वो कितने के होते हैं भैया? 0 डायोप्टर के होते हैं। किसके होते हैं? 0 डायोप्टर के होते हैं। 0 डायोप्टर, 0 डायोप्टर, क्योंकि वो तो सिर्फ क्या है, धूप से बचने के लिए है। मैग्नीफाई, आवर्धक गिलास अंजलि, आवर्धक, आवर्धक, आवर्धक गिलास बोलेंगे। सर आंखें जूम क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करेंगी? आंखें बंद करके देखो, ऐसे आंखों को छोटी करो, उसको ढको ना, थोड़ा सा कम करो, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, पास चले जाओ किसी चीज के, वो जूम ही तो, ऐसे जाओ, जूम ही तो हो रहा है, क्यों नहीं होता? नहीं 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 नहीं, दृष्टि पटल पर बनेगा बलवंत जी हमेशा। ठीक है, रेटिना उसको फिर पहचानता है। आगे, फॉरेनहाइट पैमाने पर 200 डिग्री फॉरेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पर क्या होगा? टेम्परेचर चेंज करने के लिए कुछ भी आए आप कर सकते हैं। जैसे सेल्सियस और फॉरेनहाइट -40 डिग्री पर बराबर हो जाते हैं, वैल्यू रखो और फाइंड आउट कर लो। तो क्या बोलेंगे भैया? एफ है हमारे पास, सी पूछता है, तो C/5 बराबर F -32/9 हो जाएगा। एफ की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? एफ की वैल्यू 200 दे रखी है, तो 200 -32/9 हो जाएगा। 200 में से 32 गए तो कितने बचेंगे दोस्त आपका? 200 में से 32 गए तो आप बोलेंगे भैया ये बच जाएंगे 168/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर इसकी गुणा हो जाएगी। सी बराबर क्या हो जाएगा? 168 × 5/9 हो जाएगा। 5×8 = 40 का 0, हासिल लगे 4, 5×6 = 30, 4×34 का 4, हासिल लगे 3, 5×1 = 5 और 1 3, यही बनेगा ना आपका 840/9। तो भाग करोगे तो क्या बोलेंगे? 9 × 9 = 81, 9 × 9 = 81, 30 बचा, 9×3 = 27 बच गया, 9×3 = 27 बच गया, 3 बचता ही रहेगा, तो ये आ गया 93.3। तो 93.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 93.3 हो जाएगा। जैसे मनुष्य का जो शरीर का तापमान है वो कितना होता है? मनुष्य का जो शरीर है उसका तापमान कितना होता है फॉरेनहाइट में? तो आप बोलेंगे भैया 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। इसको सेल्सियस में बदल के बताओ, सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा? कैलकुलेशन करें एक बार अपने हाथों पर, फटाफट से बोलेंगे भाई, फटाफट से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताएंगे जी, फटाफट से कैलकुलेशन करें और एक बार बताएंगे। आंसर आना चाहिए जल्दी से। सर जी मैग्नीफाइंग ग्लास को एक बार देख लीजिए, मैं देख लेता हूँ दोस्त।
मैग्नीफाइंग कहाँ लिखा था हमने? आवर्धक, आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस, इसके लिए हम अपसारी का प्रयोग करेंगे। यहां देखेंगे दोस्त, रियली सॉरी, एक बार इसको देखो, उत्तल नहीं अवतल होगा यहां पर। अपसारी लेंस का प्रयोग करेंगे, किसका? अपसारी का प्रयोग करेंगे। अपसारी अर्थात अवतल का प्रयोग इसमें करेंगे हम, ठीक है, ये बात याद रखें। इसका प्रयोग करेंगे, अवतल का प्रयोग इसमें हम करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको एक बार करेक्ट कर लेंगे थम्स अप करके। यहां पर आएंगे दोस्त, फटाफट से बताएंगे भैया। आंख का प्रतिबिंब, हाँ रेटिना पर भी आंख का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना ही फोकस पॉइंट है साथी आपका। बोलेंगे क्या बोलेंगे जी? थर्मोस्टेट, सॉरी इसका तो आंसर बताया नहीं आपने, कितना आया? 36.88 आया। तो सी बताएं भी सब सी की वैल्यू 36.88 आई सबकी, फाइंड आउट करके। बहुत सारे साथियों को यही उत्तर है, कैलकुलेशन करना यही आनी चाहिए, क्योंकि वो 37 डिग्री के आसपास आएगी, इतना मुझे पता है। कोई दिक्कत? आगे थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट से मतलब क्या होता है? आर्द्रता से, तापक्रम से, हवा से या फिर बादल से। थर्मोस्टेट इज रिलेटेड टू, बोलेंगे सर जी बोर्ड पे टाइम लेट आ रहा है। नहीं लेट थोड़ी है, ठीक तो है, 8:38 है। थर्मोस्टेट किससे मतलब होता है? तापक्रम से, टेम्परेचर। थर्मोस्टेट का मतलब ही होता है कि तापमान को स्थिर बनाए रखना। जैसे आप फ्रिज में खाना रखते हो, जी भैया, तो कितने डिग्री सेफ होता है बताएं जरा? फ्रिज में जो खाना होता है रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज जिसको बोलेंगे, इसमें जो साथी फूड्स कितने पर सुरक्षित रहते हैं? खाद्य पदार्थ, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये यही तो काम करता है कि भैया तापक्रम को बनाए रखता है बराबर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक, एसी को बोलते हैं वातानुकूलक। वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? आप घर मत कहने लगना वातानुकूलक चला दो वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? ये केवल टेम्परेचर को, या जो अंदर नमी है और टेम्परेचर, या प्रेशर और टेम्परेचर? तो आप कहेंगे भैया नहीं, प्रेशर को ये कभी आपका प्रेशर को नहीं कर सकता है। तो क्या बोलेंगे? केवल ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को, ये एसी का काम है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ, आप जानते हैं थर्मस का मतलब ठंडी चीज रख ली तो ठंडी है। तो उसमें दरअसल में होता क्या है? तो उसमें होता यह है कि एक अंदर लेयर यहां बना दी जाती है, लेयर यहां बना दी जाती है, और उसमें क्या कर दिया जाता है अंदर? डेवार फ्लास्क बोलते हैं इनको, डेवार। डेवार ने ही सबसे पहले क्योंकि इसको बनाया था रियली सॉरी तो डेवार ने ही सबसे पहले इसको बनाया था। तो क्या बोलेंगे भैया? वो आपका इसमें अंदर सिल्वर की लेयर होती है। कैसी? सिल्वर की लेयर होती है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाता है? बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता, या पहले घटता और तब बढ़ता है? तो 0 से 10 डिग्री पर लेके जाएंगे, तो 0 से साथी जैसे ही 4 डिग्री की तरफ जाएंगे, तो 4 डिग्री पर क्या हो जाता है? मैक्स हो जाता है। तो यानी कि 0 से 4 डिग्री जाएंगे तो क्या बोलेंगे? आपका यहां पर क्या होगा? आपका 4 डिग्री पर मैक्स होगा। तो अगर वो पूछ रहा है आयतन के बारे में, घनत्व के बारे में नहीं पूछ रहा, मैक्स क्या होता है? घनत्व। तो घनत्व तो बढ़ता है, लेकिन आयतन क्या होता है? आयतन घटता है। तो जैसे ही 0 से 4 डिग्री जा रहे हैं तो वॉल्यूम तो घटेगा और घनत्व क्या हो जाएगा? मैक्सिमम घनत्व बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन किसका किया है? वॉल्यूम का। घनत्व की बात होती तो उल्टा केस होता। याद रख लेना, घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ेगी और वॉल्यूम घटेगा। तो पहले घटता है, ठीक है, आयतन पहले घटेगा और फिर क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव की अगर हम बात करते हैं दोस्त, क्या बोलेंगे? रेडियो तरंगे हैं, क्या एक्स तरंगे हैं, या लाइट वेव्स हैं, या फिर साउंड वेव्स हैं? तो साउंड वेव्स कैसी हैं? आपका बिल्कुल यांत्रिक तरंगे हैं। और यांत्रिक तरंगे 2 तरह की होती हैं। जो साथी आपका मैकेनिकल वेव है वो 2 तरह की होती हैं। एक तो होती हैं अनुदैर्घ्य, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य ही हैं। अनुदैर्घ्य का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। और दूसरी कौन सी होती है? एक होती है अनुप्रस्थ,
कौन सी होती है? अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक है। और अनुप्रस्थ जो होती हैं वो होती हैं प्रकाश, प्रकाश तरंगे। कैसी होती हैं? प्रकाश तरंगे होती हैं। रेडियो, एक्सरे और लाइट वेव्स, इनको हम कैसे में रखेंगे? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये सब। कैसी हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, ये पूछ रहा था कई बार टीवी के रिमोट में कौन सी वेव्स होती हैं? टीवी के रिमोट में तो आप बोलेंगे भैया वो इंफ्रारेड है, अवरक्त बोलते हैं, अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें प्रयोग होती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो बताएंगे। ये आपका सूर्य है, ठीक है। इससे कुछ आपका लाइट आई यहां अर्थ के लिए, अर्थ के लिए जब लाइट आ रही थी तो क्या रास्ते में बहुत सारे अवरोध नहीं रहे होंगे? अवरोध में जैसे सबसे बड़े होते हैं धूल के कण, उनकी वजह से क्या होता है? धूल कणों की वजह से कि बहुत सारी लाइट जो जा रही थी वो वापस घूम जाती है, वापस घूम जाती है। तो जो ये परावर्तित मात्रा होती है, क्या बोलेंगे? जो रिफ्लेक्टेड क्वांटिटी है, रिफ्लेक्टेड क्वांटिटी किसकी वजह से हुई? जैसे धूल के कण वगैरह हो गए, बड़ा प्रभावित करते हैं, तो क्या बोलेंगे? इसी को हम धवलता कहते हैं। तो जो रिटर्न्ड पावर है, रिटर्न समझ गए? क्या रिटर्न हुआ है? आपका सूर्य के प्रकाश की जो मात्रा वापस गई है, वापस गई है। किसकी वजह से गई? आपका धूल कणों की वजह से गई। इसी को हम बोल देते हैं आपका एल्बिडो, ठीक है, एल्बिडो कह देते हैं। और एल्बिडो को ही हम क्या बोलते हैं? आपका साथी, इसको हम धवलता कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम धवलता कहते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या हो जाएगी बताइए? बहुत बढ़िया जी। नहीं करण, वो नहीं कराएंगे। श्रव्यता क्या सुन सकता है मनुष्य? तो 20 से 20,000 के बीच का सुन सकता है। अवश्रव्य क्या बोलेंगे? ये तो होगी ऑडिबल, ऑडिबल होगी। अवश्रव्य क्या होता है? जो भी आपका विशेष स्थितियों में कोई जीव ही सुन पाए, 20 हर्ट्ज से जो कम है। और पराश्रव्य क्या होता है आपका? जिसको अल्ट्रासोनिक हम बोलते हैं। पराश्रव्य होती है आपका जो 20,000 प्लस की होती है, 20,000 प्लस की होती है। तो कहने का मतलब है जो ध्वनि की तीव्रता है वो किस में नापते हैं हम? इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड। आप कहेंगे भैया डेसिबल में मापते हैं। किस में? डेसिबल में उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो श्रव्यता कितनी होगी? आप 20 से 20,000 के बीच का सुन सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं, इससे कम का नहीं। इससे ज्यादा या कम का तो विशेष परिस्थितियों में चमगादड़ हुए, बिल्ली हुए, विशेष प्रकार के जानवर ही सुन सकते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट दर से खर्च क्या होगा? 5 रुपए यूनिट से। भैया कोई बल्ब जल रहा है तो ऊर्जा कैसे आती है? वाट गुणा घंटे गुणा दिन। तो वाट कितना? 100 वाट गुणा घंटे, 10 घंटे, दिन दिए नहीं, यानी कि 1000 हो गया। कितना हो गया? 1000 हो गया। और 1000 होने का मतलब है कि ये 1 किलो वाट हो गया। 1 किलोवाट घंटा जो होता है इसी को हम बोलते 1 यूनिट। 1 यूनिट कह देते हैं। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट, इसी को हम कहते हैं। 1000 का क्या हो गया? वैल्यू निकल के आएगी। तो भैया 1 यूनिट निकल के आया 1000 में से, 1 यूनिट निकल के आया। तो 1 यूनिट का खर्चा कितना है? 5 रुपए है। तो 1 ही यूनिट खर्च हुई हमारी, तो खर्चा भी कितना हो गया? 5 रुपए हो गया। 1000 में 1 यूनिट निकलती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया 1 किलोवाट घंटे में जूल कितने हो जाते हैं, तो आप कहेंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाते हैं भैया। ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे कैलोरी और जूल का संबंध है। यहां पर आपको याद रख लेना चाहिए विद्युत से आर, ये क्या है? आपका श्रेणी क्रम है, सीरीज है। श्रेणी क्रम में अगर चीजें जुड़ी हुई हैं तो कैसे होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, एंड सो ऑन। आपसे कह देता कि 3 प्रतिरोध हैं जो 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और यदि वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा? जरा बताएं।
ठीक है। और अगर मैं बोलूँ 1/r, ये क्या होता है साथी आपका, ये समानांतर क्रम होता है, समानांतर क्रम, पैरेलल सीरीज। ठीक है, वो आपका सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए वैल्यू क्या निकलेगी, 1/r बराबर 1/r1, 1/r2, 1/r3 हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर आता है यहाँ से 1/r आएगा। तो निकाल के बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 3 5 4 9 ओम हो जाएगा। इसकी वैल्यू बताओ तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। एलसीएम कितना हो जाएगा 2 3 4 का, बताओगे भैया, तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा ना, 12 करेंगे तो 6 प्लस 3 चौके 12, 4 हो जाएगा, प्लस 6 4 10 और 3 13/12 हो जाएगा, 13/12। ठीक है ना, यही होगा ना, 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, 2 4 12 ही आएगा। अब ये किसकी वैल्यू आती है, ये 1/r की वैल्यू आई है, तो r की वैल्यू क्या होगी फिर, r की वैल्यू इसको पलट दो भैया, 12/13 हो जाएगी, 12/13 हो जाएगी, कोई दिक्कत। डायनमो परिवर्तित करता है किसको, डायनमो, डायनमो किसको परिवर्तित करेगा, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनमो आपने कभी देखा है, नहीं देखा, ये पता नहीं मुझको। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आप एकदम से बोलेंगे जी भैया। ट्रैक्टर के आगे रहता अल्टरनेटर बोलते हैं, आपने कभी देखा हो, आपके घर बिजली नहीं आई, घर वालों ने ट्रैक्टर चला दिया, अल्टरनेटर, उसमें अल्टरनेटर था, उसको चलाया, दरअसल में एक आपका क्या बोलेंगे अल्टरनेटर चला, तो वो एक मैकेनिकल पावर थी, उसको विद्युत में बदल दिया। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता, आपके घर चारा कटता है मशीन पर, आप कहेंगे जी भैया देखा तो है, मामा बुआ किसी के यहाँ तो देखा होगा। जो पूरी तरह से शहरी हैं उनका जीवन तो भैया पूछो ही मत कैसा है। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको मिला, विद्युत ऊर्जा, उससे आपने मशीन चला दी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर ली। ये किस में होता है, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ये काम करती है विद्युत मोटर, विद्युत मोटर इस काम को करती है, विद्युत मोटर। ठीक है, जैसे केमिकल एनर्जी है, जैसे बैटरी है, उसमें क्या होता है H2SO4 होता है। तो जो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन चेंज करेगा, तो आप बोलेंगे बैटरी। बैटरी में भी रसायन होता है ना, H2SO4 होता है, बैटरी, ये बैटरी का काम है। जैसे मैं आपसे पूछूं प्रत्यावर्ती धारा को, यानी जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यावर्ती धारा, आपके घर की चीजें पूछ रहा हूं मैं, एसी को आपका दिष्ट धारा यानी डीसी में, डायरेक्ट करंट जो होता है, दिष्ट धारा में कौन बदलता है, दिष्ट धारा डीसी में कौन बदलता है, तो आप बोलेंगे रेक्टिफायर बदलता है, रेक्टिफायर। ठीक है भाई, वो कैसा करंट होता है, इन्वर्टर का जो होता है वो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है जो ऐसे फ्लो करे, ऐसे। एसी का मतलब होता है जो ऐसे फ्लो, कहते हैं ना ये झटका मार देता है, 0 पे वैल्यू आती है तो ये छोड़ देता है, ये छोड़ता नहीं है पकड़ के, डीसी करंट है। तो वो रेक्टिफायर लगा होता है आपके इन्वर्टर में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, प्लास्टिक, जो आधे चालकों की भांति व्यवहार करें, प्लास्टिक चालक ही नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम आपका साथी ये तो चालक ही हो गया, लकड़ी आपका अचालक है, इसमें जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम, और साथ में कौन होता है, सिलिकॉन। आप 11वीं 12वीं में जिन साथियों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाने में प्रयोग होती है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर है उसको गर्म कर दिया जाए, तो गर्म करने पर क्या होता है, याद रख लेना, इनकी जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो घट जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, घटता है। ठीक है भाई सब। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, मेसन की खोज हिडेकी युकावा ने की, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। पॉजिट्रॉन की खोज किसने, एंडरसन ने, जी भैया, 1932 में की थी। इसी के लिए एंडरसन को 1936 में नोबेल भी मिला था। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत एच बैथे ने दिया, एकदम ठीक है कि भैया इनसे एनर्जी निकलती, नाभिकीय संलयन में होता है। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण क्या फर्मी ने किया था, नहीं जी। जो
आपका संश्लेषण हुआ, जो सिंथेसिस हुआ किसका, आपका ट्रांस यूरेनियम का, वो किया था आपका सीबोर्ग ने, जीटी सीबोर्ग। क्या बोलेंगे, सीबोर्ग ने किया था भैया, ये सीबोर्ग ने। यहाँ पर याद रख लेना साथी आपसे, जैसे चूंकि यहाँ पर पॉजिट्रॉन का जिक्र आया, तो ईंट पर नाच तो सब जानते होंगे ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। अब एसएससी ये नहीं पूछता इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, एसएससी पूछता इलेक्ट्रॉन की खोज गैस की, तो गैस से तो पूछ लेता किसने की, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज हुई कब, 1897 में हुई, ठीक है, थॉमसन ने की थी। दूसरा मुझे बताओ, प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड का नाम आता है भैया, ठीक है, रदरफोर्ड का नाम, जिसने इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड 1920। तीसरा साथी आपसे पूछेगा क्या, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो आप बोलेंगे भैया ये चैडविक ने की, किसने, चैडविक ने की, 1931, 1931 में, ठीक है, ये मूल कण है। फिर आता है साथी, मुझे बताओ एक बार आप लोग, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी आती है, एक क्वेश्चन वहां से बड़ा पूछता है इंपॉर्टेंट। तो आप कहेंगे भैया जो आपका स्टेट्स ऑफ ए मैटर वो कौन कौन सी है, एक तो ठोस होती है, सॉलिड होती है, एक आपका लिक्विड होती है, एक गैस होती है, ठीक है, एक आपका प्लाज्मा होती है, जो पूरा यूनिवर्स है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा मैटर है, वो प्लाज्मा ही है 98%। बाकी ठोस द्रव गैस ये तो ना के बराबर, पूरा यूनिवर्स प्लाज्मा का बना हुआ है। पांचवी कौन सी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। बोस कौन बोस हैं, जरा बोस इनका पूरा नाम बताना। वे आप पढ़ते होंगे ना केमिस्ट्री में, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट है, ये बोस कौन बोस हैं, आइंस्टीन तो सभी जानते हैं, ई बराबर mc², द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण दिया इन्होंने, ठीक है। और बीईसी, ये बोस कौन है, ये सत्येंद्र नाथ बोस हैं, सत्येंद्र नाथ बोस हैं, क्योंकि इन्हीं ने ही पदार्थ की 5वीं अवस्था को प्रयोगशाला में फिक्स किया। और बीईसी के बारे में जो इन्होंने घोषित किया, इसको ये घोषित किया 1920 के टाइम में, एग्जाम एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था शायद 2022 में, ठीक है। उससे पहले ये उसमें आपका जो एचसीएम का पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस, उसमें भी पूछा गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके ईयर बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको, है ना, ईयर याद रख लेने हैं। बहुत बढ़िया जी। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है, ईंधन नहीं है, यूरेनियम ईंधन है, जी भैया, थोरियम है, जी भैया, रेडियम है, जी भैया, प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम है, ये ईंधन के रूप में काम आते हैं। यूरेनियम कौन सा काम आता है सबसे ज्यादा, यूरेनियम 235 आता है, ठीक है। प्लूटोनियम की बात करें 239, ये बहुत काम में आता है ईंधन में। हीलियम नहीं आता, हीलियम एक गैस है, नाभिकीय ईंधन है, ये सारे कैसे हैं, रेडियो एक्टिव फ्यूल्स हैं। हाइड्रोजन बम जो होता है, परमाणु बम नहीं है, इसको बहुत बच्चे गलत उत्तर करते हैं, परमाणु बम नहीं है। परमाणु बम होता तो बोलते आपका किस पे, अनियंत्रित विखंडन पे काम करता। कौन सा होता, परमाणु बम, एटम बम, लेकिन परमाणु बम नहीं है। देखिए जरा, हाइड्रोजन बम है, और हाइड्रोजन बम हमेशा अनियंत्रित संलयन पे काम करेगा। देखो ऐसा होता है, जब आपने देखा होगा नाभिकीय रिएक्टर आपने पढ़े, नाभिकीय रिएक्टर किसी एक का नाम बताओ, बताना। कल्पक्कम कहाँ पर बताया था मैंने आपको, तमिलनाडु में। तो नाभिकीय रिएक्टर का काम क्या है कि उसमें एक ईंधन लगाया जाता है, जैसे 92U-235 लगा लिया हमने, उस पर जब न्यूट्रॉनों की बौछार होती है तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, खुद को मल्टीपल करते हैं। एक न्यूट्रॉन 0n1 से क्या बनता है आपका, 3 न्यूट्रॉन, 3 से 9 बनते हैं, 9 27, 27 से 81, 81 2 से 43, 2 से 43 से पता नहीं कितने 729 बनेंगे शायद, भूल गया मैं अब, स्क्वायर क्यूब सब याद नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे वो मल्टीपल होते रहते, तो ये अनियंत्रित है, तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी में हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन से 3 बन रहे थे न्यूट्रॉन, 2 को खत्म कर दो कैडमियम की छड़ लगा के, अच्छा तुम 2 इधर आ जाओ, शैतान उनको खत्म कर देगा, गर्दन पकड़ लेगा उनकी। अब गर्दन पकड़ के उनको खत्म करते ही क्या बचा, एक बचा, एक फिर क्या बनाएगा, 3 बनाएगा, 2 की फिर गर्दन पकड़ लो, खत्म कर दो, तब बचा एक। तो ये तो होती है कंट्रोल। और अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो अनियंत्रित। अब अनियंत्रित है तो भैया विस्फोट, और नियंत्रित है तो बिजली बनेगी। क्या बोलेंगे, बोलेंगे भी फटाफट से, कोई दिक्कत। अगर उसको कंट्रोल कर लिया हमने तो क्या बन जाएगी, बिजली बन जाएगी। और अनकंट्रोल में अगर संलयन है, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर ये आपका साथी विखंडन है, फिजन है, तो बन जाएगा परमाणु बम। और आपका फ्यूजन है तो फिर
तो हाइड्रोजन बम, और हाइड्रोजन बम ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। सर मैथ भी पढ़ाइए। नहीं भाई साहब, अब नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैथ पढ़ाए हुए ऐसे समझो कितने साल बताऊं तुम्हें? 4 तो ये पूरे, मतलब 4 ही साल हो गए लगभग। रोजगार विदंकित जो ऑफलाइन है ना आपका, ये जो आज ऑनलाइन आप पढ़ते हैं, इसकी जब ऑनलाइन शुरुआत हो गई तो जब ये ऑफलाइन इसका एक चलता था, मतलब ऑफलाइन तो हालांकि बाद तक भी चला है, कुछ टाइम तक चला, यूपीएसआई के टाइम तक, कोरोना के टाइम पे बंद, उससे पहले ऑफलाइन में अकेले ही चलाता था। और अकेले का मतलब समझ रहे हो, और ऐसा क्लास नहीं होती थी कि 2 घंटे पढ़ा दिया, 1 घंटे पढ़ा दिया, बच्चे बहका दिए। सुबह 6 से 12, बीच में 10 मिनट का ब्रेक, पहले करंट अफेयर्स आधे घंटे, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, फिर जीएस। और ऐसे नहीं, पर्चे लेके बोलना शुरू, डंडा लेके यहाँ से इधर से बोलना शुरू करा कि भाई यहाँ अभी ये पढ़ के आना, टारगेट देता था मैं बच्चों को, पीडीएफ देता था, मतलब ये ऐसे रोज पीडीएफ होती थी आपका 4 पेज की, बस लिख के, और क्रम से पढ़ते थे। जैसे इतिहास है तो हाथ से मैंने लिखे, नोट्स खुद ही बनाता था मैं, वो बनाए उन बच्चों को मैं देता था ग्रुप में डाल के, तुम अब कैसे भी कर लो, हाथ से लिखो, प्रिंट आउट निकलवाओ, लेकिन याद चाहिए। तो डेली का टारगेट होता था वो। आगे आएंगे। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है बोइंग में, तीव्र रेल इंजन के बारे में, स्पेस शटल में, या फिर परमाणु भट्टी में। तो क्या बोलेंगे भैया? क्रायोजेनिक इंजन, जिसको निम्न तापमापी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न तापी इंजन। भाई 9 बजे 9 बजे मत करना, बाद में कर लेना कुछ साथी क्लास, अभी आधे घंटे और चलेगी, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आपकी जो क्लास है आप उसको करके आ सकते हैं, बाद में कर लेना ये आधे घंटे के अपने टाइम के हिसाब से, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। अब ये जो स्पेस शटल होता है, इसमें जो आपका ऑक्सीकारक होता है, जो ऑक्सीडाइजर होता है, ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर होता है इसमें ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडाइजर। और इसी में साथ ही आपका जो लिक्विड फ्यूल होता है, द्रव ईंधन होता है, वो होता है हाइड्रोजन। इन दोनों से मिलके बनता है, इसका जो फ्यूल बनता है वो इन दोनों से मिलके बनता है, ठीक है? नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। टाइपराइटर को किसने बनाया? देखो ये मैं आपको शायद बहुत सारा नहीं बता सकता, लेकिन याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आविष्कार पूछे जाते हैं अक्सर, खोज पूछी जाती है, ठीक है? हाँ, डंडा होना चाहिए तुम्हारे लिए। टाइपराइटर बताओ एक बार क्या होगा? तो टाइपराइटर आप कहेंगे भैया किसने बनाया था? सोल्स ने बनाया था, ठीक है? और एक्स किरणें इनकी खोज की रोंजन ने, बहुत इंपॉर्टेंट। रेडियो की बात करें साथ ही मार्कोनी ने बनाया था। और सेफ्टी लैंप बनाया डेवी ने। क्या बोलेंगे? डेवी ने। 2 3 4 1। तो जहां कहीं पर भी आपके खोज लिख रहे हो ना, आप सर्च भी कर सकते हैं, कहीं भी कोई बुक हो आपके पास या जो कोई कंटेंट हो उसमें देख सकते हैं कि भैया खोज इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। जो बहुत इंपॉर्टेंट खोज है उनके ईयर आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक है। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? लेजर, थियोडोर मेमिन ने, डेनिस पोपिन ने, विलियम मार्टन ने, फ्रांसिस किक ने। अच्छा अब ऐसे क्वेश्चन आ गए, अब कॉन्सेप्ट वाले नहीं है। थियोडोर मेमिन ने। मुझे बोलो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किया वाटरमैन ने। किसने? वाटरमैन ने, ठीक है? मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं प्रिंटिंग प्रेस को किसने स्थापित किया था? प्रिंटिंग प्रेस, इसका आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग ने किया, ठीक है? डायनमो का आविष्कार किसने किया था? डायनमो का आविष्कार किसने किया था? फैराडे ने किया था। किसने? फैराडे ने, ठीक है? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट, जिनकी याद में हम नोबेल पुरस्कार देते हैं भैया, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल है, ठीक है? अल्फ्रेड नोबेल है। आगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी, किसकी खोज की थी? बोलेंगे भैया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी, किसकी बोलेंगे भैया? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेलीफोन, एक्सरे, रंजन हो गया आपका पेनिसिलिन की। ये बायोलॉजी में पढ़ाएंगे ये वाली खोज तो आपको, है ना? बहुत सारी वैज्ञानिक खोज।
सूची एक, लिस्ट वन, लिस्ट टू। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की? अभी जाना भैया, डायनामाइट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था आपका? इन्होंने साथी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी। आपको याद है ना, इन्होंने किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859। ओरिजिन, जातियों का उद्भव पुस्तक, उसी से इन्होंने समझाया बहुत कुछ। इतिहास में मैं आपको समझाता था हिस्ट्री पढ़ाते टाइम, क्या इन्होंने सिद्धांत दिया, क्या आलोचनाएं हुई इनकी दुनिया में। बोले आदमी ऐसे कैसे कह सकता है। मैडम क्यूरी, इन्होंने किया आपका लिशन ऑफ रेडियम। 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन बी 2 3 1 4 हो जाएगा। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने दिया था? जो कृष्ण सिद्धांत है, ब्लैक होल। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया भैया, बोलेंगे? इंडियन है, 1983। फिजिक्स के लिए नोबेल मिला इनको, फिजिक्स के लिए नोबेल मिला। तो किसको मिला था? सीवी रमन को? नहीं जी, सीवी रमन ने तो रमन इफेक्ट दिया था, एच चंद्रशेखर ने ब्लैक होल। इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दी थी एक। अब शायद ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे जब तारों का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा हो कि सफेद वामन तारे जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार है वो कैसे बनते हैं, तो क्या कहा जाता है? वे तारे जो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना के होते हैं वो श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। ठीक है ना? द स्टार्स दैट हैविंग अ मास ऑफ 1.44 टाइम्स देन ए सन, क्या हो जाते हैं वो? फिर आपका व्हाइट ड्वार्फ स्टार हो जाते हैं, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। तो इसी को बोलते ब्लैक होल का सिद्धांत, कि वो कैसे खत्म होते हैं। ब्लैक होल का मतलब क्या है? खत्म हो जाना, फिर सब कुछ उसमें समा जाना। आगे, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1928 में, 1930 में। तो आप बोलेंगे भाई रमन इफेक्ट के लिए इनको मिला। और जब इनको मिला तो इन्हीं की याद में हमने 28 फरवरी को क्या मनाया? साइंस डे मनाया। ये तो जानते होगे। हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक का चलचित्र किसने अपने जीवन चरित्र पर आधारित है? तो भारत के एक साथी आपका वैज्ञानिक हुए थे, एस रामानुजन। पढ़े लिखे नहीं थे बहुत ज्यादा, कहते हैं देवीय शक्तियों का अनुभव हुआ। क्या हुआ ये पता नहीं, और प्राचीन काल की बात नहीं है कि 10,000 साल पुरानी बात है, आधुनिक युग की बात है। खड़े हुए और ऑक्सफोर्ड और कोलंबिया को 3600 थ्योरम्स लिख के दे दी, 3600। भैया तुम पढ़ लो, इनको पोस्ट कर दी। हार्डी वहां पर प्रोफेसर थे, नोबलिस्ट थे, नोबेल मिल चुका था, उन्होंने पढ़ी, दंग रह गए। आज भी ऑक्सफोर्ड उनकी थ्योरम्स पे काम कर रहा है। कोलंबिया, एमआईटी, जो मैसाचुसेट्स जैसे आपका कॉलेज हैं, बड़े कॉलेज हैं, जहाँ पे प्रोफेसर ही नोबेल प्राइज अवार्डी होते हैं, सब लोग रिसर्च कर रहे हैं। और लगभग आपको जान के हैरानी होगी 2000 से ज्यादा थ्योरम्स उनकी प्रूव हो चुकी हैं। उन्हीं के ऊपर एक ब्रिटिश मूवी बनी, बड़े कम व्यूज हैं, मैं तो लगातार उसको चर्चित करता रहा कि आप उसे जानिए। आप मैथ्स के स्टूडेंट, मैजिक नंबर को जानिए, मैजिक नंबर कौन सा दिया था रामानुजन ने, बड़े कमाल का। रिसर्च भी करना, गूगल करना मैजिक नंबर। तो इन्होंने क्या बोला, सबसे बड़ी कमाल बात है इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, जरा बता सकते हैं आप? ये भारत के महान गणितज्ञ, 2015 में एक मूवी आई थी, ब्रिटिश मूवी है, इंग्लिश में है, यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं, बाद में देखना एग्जाम के। ठीक है, बोलेंगे जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्लास भैया, अभी चलेगा 15 मिनट और। जी भैया, रामानुजन। आप बताइए मुझे इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलेंगे भैया कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन रामानुजन वो हैं जिन्होंने इन्फिनिटी की वैल्यू को -1/12 गांठ सीरीज मैथ के द्वारा प्रूव किया था। इसके बारे में बात नहीं होती, बहुत कम बातें होती हैं, इसीलिए उन्होंने एक मूवी बनाई, द मैन हु न्यू द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी, जो अनंत का भी मान जानता है, और उन्होंने सिद्ध किया उसको। आगे, समय मापक विज्ञान क्या है? होरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टोमोग्राफी, या फिर आपका हाइड्रोलॉजी? हाइड्रोलॉजी तो जल के हो गया आपका, समय मापक विज्ञान है होरोलॉजी। ठीक है, आप इसको बाद में देख सकते हैं, जिन साथियों का, एक बच्चा अभी पूछ रहा था, आप इसे बाद में देख लेना, है ना? अभी आपकी कोई कक्षा है तो आप उसको देख लीजिए, लेकिन मुझे प्लीज 15 मिनट देंगे, क्योंकि कल हमको फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे,
लेजर का पूरा नाम क्या है? लेजर और फिर मेजर भी बताएंगे भैया, मेजर भी पूछा जाता है बड़ा। मेजर का फुल फॉर्म क्या है? लेजर आप बताइए, मेजर मैं बताता हूँ। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड बोलते हैं उद्दीपित, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये मेजर होता है। वहीं लाइट क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडियो, ये गलत हो गया। रेडियो नहीं होगा, रेडिएशन होगा। क्या होगा? रेडिएशन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आइसो बार में हम क्या मेजर करते हैं? आइसो हाइट में हम ऊंचाई को मेजर करते हैं। आइसो हेलाइन में हम बर्फ को मेजर करते हैं? नहीं जी। आइसो नाइफ में करते हैं बर्फ को। तो आइसो हेलाइन में जो हम करते हैं साथी, वो किसको करते हैं? आइसो हेलाइन में हम आपका समुद्र में समान लवणता, एलिनिटी की बात बताई थी मैंने आपको। समुद्र में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। समुद्र में जो सिमिलर आपका सैलिनिटी है, लवणता है, लवणता है। आइसो बात गहराई, हाइट ऊंचाई, बार वायुदाब। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? एरोप्लेन क्रैश हो जाता है कई बार, आपने देखा होगा। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, आतंकियों ने 2 जहाज उनकी बिल्डिंग में घुसा दिए, तो बाद में ब्लैक बॉक्स रख जाता है, ब्लैक बॉक्स भग जाता है। तो उस ब्लैक बॉक्स से ही जानकारी मिलती है। किस बारे में मिलती है बोलेंगे जी? काले रंग का होता है, लाल रंग का होता है, या फिर बैंगनी का होता है, नीले का होता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है, तो ब्लैक ही चुनेगा आदमी। तो वे नाम ही ब्लैक है, तो क्या बोल दे? ब्लैक बोल दें क्या? नहीं जी भैया, वो ऑरेंज कलर का होता है। क्यों फेलियर हुआ, क्या था उसमें, क्या इंफॉर्मेशंस थी, क्या कारण थे फटने के, किस तरह के, तो वो ब्लैक बॉक्स होता है। उसी से पता चलता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसरो के कुछ सेंटर हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष त्रिवेंद्रम केंद्र, इसरो तो आप जानते ही हैं। इसरो जानते हैं ना, 15 अगस्त 1969 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बंगलुरु कर्नाटक में है। विक्रम साराभाई के लिए बताएंगे जी, तो कौन सा होगा? विक्रम साराभाई क्या आपका केरल में है, तिरुवनंतपुरम में है? त्रिवेंद्रम बोलते तिरुवनंतपुरम को, एकदम ठीक है भैया। यू आर राव उपग्रह केंद्र, जिसको यू आर राव सैटेलाइट सेंटर कहते हैं, ये कहां पर है दोस्त आपका? क्या बोलेंगे भैया? आपका कर्नाटक में है जी भैया। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है, ये कहां पर है आपका? उत्तराखंड में है क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में है। ठीक है। सुदूर आईआईआरएस, ये तो मैंने आपको बताया ज्योग्राफी में भी, कहां पर है? देहरादून में है, देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहां पर है? ये आपका देहरादून में है। इसको बोलते एनआरएससी, एनआरएससी। कितने ठीक होंगे? केवल ए एंड बी, 2 सही हैं, बाकी के गलत हो गए। भारतीय रिमोट सेंसिंग जो इंस्टीट्यूट है, रिमोट सेंसिंग के लिए अभी बताया आपको, कहां पर है दोस्त बताएं? देहरादून में है क्या? सुदूर संवेदन के लिए क्या बोलेंगे? रिमोट सेंसिंग के लिए पूछ रहे हैं भैया। रिमोट सेंसिंग के लिए अभी बताया, देखो यहां पर रिमोट सेंसिंग के लिए कहां पर है भैया? आपका हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में है। गलत बता दिया क्या मैंने? रिमोट सेंसिंग के लिए जरा देखना। नहीं 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 नहीं, यहां पे हमने गलत बता दिए। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, एनआरएससी हैदराबाद। भाई ये मुझे देखना पड़ेगा, 1 मिनट। कौन देना मुझे? 1 मिनट, 1 मिनट बस, 1 सेकंड, 1 मिनट लगेगी। रियली सॉरी, गलत डेटा से ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको मेजर करें एक बार। नहीं ठीक है, हैदराबाद ही है, हैदराबाद ही है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र।
अरे यार, मैं ही कंफ्यूज हूँ खुद। IIRS ही तो पूछा है उसने, ठीक है एकदम से IIRS। तो मैं रिमोट पे सिर्फ फोकस कर रहा हूँ, तो ये तो NRSC है, उसने पूछा है IRS। मैं सिर्फ इतनी बात देख रहा हूँ, माफ करेंगे भाई साहब, मैं सिर्फ रिमोट की बात देख रहा हूँ, मैंने कहा हैदराबाद है। IIRS पूछा है, एकदम से ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। रियली सॉरी, मुझे कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा, माफ करेंगे भाई। आगे आएंगे। नाविक का फुल फॉर्म क्या है, आपको पता है, हम अपना सैटेलाइट सिस्टम है 8, हम लोगों ने इसके लिए सैटेलाइट छोड़ भी दिए हैं 2013 से 2018 के बीच में, कि हम अपना सैटेलाइट सिस्टम, अपना GPS वगैरह ये सब आपका क्या बोलेंगे, नौवहन के लिए, समुद्र में जो हमारी आपका गतिविधि है जहाज़ों की, उस सब की लोकेशन ये सब पता चल पाए। तो नाविक क्या है, नेविगेशन विदाउट इंटरनेशनल कंट्रोल, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कोस्टल। ये होगा क्या, नेविगेशन विद इंडियन, नहीं भैया, कोस्टल नहीं, कॉन्स्टलेशन होगा, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन होगा, ठीक है। और याद रख लेना, इसका जो हमने पहला उपग्रह भेजा था, पहला उपग्रह भेजा था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था IRNSS, ठीक है, IRNSS 2013 में भेजा था, ठीक है, 2013 में। एक भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका काल कितना होता है, कितनी देर में घूमेगा, क्या बोलेंगे, 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या फिर 24 घंटे। तो एक भू स्थिर उपग्रह जो होता है वो 24 घंटे में घूमता है, कितने में, 24 घंटे में। और मतलब जो पृथ्वी कितनी देर में लगाती है चक्कर भी है, 24 घंटे में लगाती है अपने अक्ष पर, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और यही भू स्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाई पर होते हैं, ये भैया 36,000 किलोमीटर के अंदर, दरअसल में होती तो 35,800 है, लेकिन 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको स्थापित किया जाता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई, ठीक है, इस पर स्थापित किया जाता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला, चांदी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है या फिर लोहा है। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता जो है साथी वो किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा तो भैया आपका सोने की, लेकिन सोना महंगा पड़ता है, तो उसके बाद में फिर क्या बोलेंगे, चांदी, चांदी के तार बनते हैं क्या, चांदी के बाद में भैया कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, ये दूसरे पर आ जाता है, इनमें एल्यूमिनियम आ जाता है, सोने की भी तार बने तो बड़ा अच्छा बन जाएगा। सर्वाधिक विद्युत चालकता, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, कि ध्वनि प्रदूषण कर रही है, कितने से ऊपर हो जाए तो आप बोलेंगे भैया 80 डेसिबल से ऊपर हो जाए तो ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। अगर मैं बात करूं WHO के अनुसार, जो मनुष्य के लिए आपका कैटेगराइज किया गया है, मनुष्य के लिए 60 dB से ऊपर का शोर बहुत खतरनाक है। जैसे बोले भैया, एक नगर के लिए क्या बोला गया है, शहर के लिए वो 45 dB बोला गया है पूरे शहर में, ठीक है, WHO के अनुसार। जैसे याद रख लेना, सरसराहट, जो सरसराहट होती है पत्तों की, लीव्स की सरसराहट की जो आवाज़ है वो 20 dB की होती है। आपसे कभी कोई पूछे बातचीत के लिए जो नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रहा है वो कितने dB का होता है, वो 30 dB का होता है, जर्नल जब हम बातचीत करते हैं, ठीक है, जर्नल जब हम बातचीत करते हैं, फिर तो बढ़ती जाती है, मतलब जितनी तेज आवाज उतनी खतरनाक। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है कहाँ पर, वायु में, द्रव में, धातु में या फिर निर्वात में होता है, तो धातु में सबसे ज्यादा होता है। और धातु में भी कौन सी धातु में होता है, तो बोलेंगे भैया एल्यूमिनियम में होता है, 6420 मीटर प्रति सेकंड। और अगर मैं बात करूं निर्वात में कितना होता है, आप बोलेंगे वो ध्वनि का वेग जो होता है निर्वात में, बताएंगे फटाफट से, ध्वनि का वेग जो है वो निर्वात में कितना होता है, बताएंगे फटाफट से, आप लोगों से आंसर है। तो ठोस में पूछे तो एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होता है, आपसे पूछ ले द्रव में सबसे ज्यादा किस में होता है, तो वो होता है समुद्री जल, सी वाटर। समुद्री जल में आपका होता है कितना, वो होता है साथी 1531 मीटर प्रति सेकंड। आपसे पूछ ले भैया गैस में सबसे ज्यादा किस में होता है, तो गैस में होता है आपका, गैस में किस में होता है, हाइड्रोजन में होता है, हाइड्रोजन कितना होता है हाइड्रोजन में, 1284 मीटर प्रति सेकंड, 1284 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। निर्वात में कितनी गति होती है,
भैया डीजे 100 dB से ऊपर, जी भैया 100 dB से ऊपर होता है डीजे। वो तो आजकल तो बेस उसमें बहुत सारे आने लगे हैं, 100 क्या 120 dB भी कर सकते हो तो। बोलेंगे इसको बताइए मुझे एक बार, क्या पूछा मैंने, निर्वात में, ये नहीं बताया किसी ने। शून्य शून्य शून्य, बहुत बढ़िया। अगर वायु निर्वात में, चंद्रमा पर कोई चीज क्यों नहीं सुनाई देगी आपको एक दूसरे की बात, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल होता है, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। जहां पर वायु ही नहीं है तो वहां पर क्या आपको आवाज सुनाई दे देगी किसी की, नहीं। जैसे मून है, वहां पर क्या है, निर्वात है, वो वैक्यूम है, तो आवाज नहीं सुनाई देगी। वायु में होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। और ये किसने बताई थी 332 मीटर प्रति सेकंड, क्या बोलेंगे, ये भैया लाप्लाक्स ने बताई थी। लाप्लाक्स ने बताई थी। टेम्परेचर बढ़ने से क्या डिफरेंस पड़ता है इस पर, टेम्परेचर बढ़ने से ध्वनि की गति जो है वो बढ़ जाती है। जैसे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा लिया, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ा लिया, ध्वनि की गति कितनी बढ़ जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे 0.61 मीटर प्रति सेकंड भैया बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ना। ये याद रख लेना, इसमें पूछा जाता है ठोस द्रव गैस, सबसे ज्यादा किसमें होती है, ठोस में होती है। ठोस में भी किसमें, एल्यूमिनियम में। द्रव में समुद्री जल में कितनी होती है 1531, और गैस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन में 1284 होती है। बोलेंगे अभी फटाफट से, आगे आएंगे नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। रोहित कुमार कह रहे सर जी ये वाला समझ नहीं आ रहा, इसको रटे। बेटा और क्या, एल्यूमिनियम के स्पीड निकाल के देखोगे अपने घर, कि एल्यूमिनियम में पहले एक साउंड देख लेता हूँ, फिर इंस्ट्रूमेंट्स लगाऊं, इंस्ट्रूमेंट्स लगा के उसको मेजर करूं कितनी रीडिंग्स आ रही हैं, ये करना चाह रहे हो और क्या। तो ये नहीं करना है, तो ये तो डेटा तो जो याद करने का वो तो करना ही पड़ेगा ना भाई। वैज्ञानिक तो आप है नहीं कि आप प्रयोग करें उसका, नाम मैं वैज्ञानिक हूं। ठीक है ना। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये समझाने की बात थी, मैंने आपको समझाई। जी भैया 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो 0.6 मीटर प्रति सेकंड उसकी गति बढ़ जाएगी। वायु में जो ध्वनि का वेग है वो साथी आपका दाब पर निर्भर करता है, ये बताओ। आर्द्रता के बढ़ने पर, अब ये सारी इसने आपस में सिम्टम्स ले लिए कि किसका इंपैक्ट उस पर पड़ेगा या किसी का नहीं पड़ेगा। वायु में साथी मुझे बताओ वेग जो है दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही बात है। दाब पर कोई, दाब घटाओ बढ़ाओ टेम्परेचर पर कोई चेंज नहीं आएगा। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ये गलत बात है। क्या बोलेंगे, ये गलत बात हो गई। याद रख लेना, ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी जैसे ही बढ़ेगी तो वेग भी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अभी मैंने बताया टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेग भी क्या हो जाएगा, ध्वनि का बढ़ जाएगा। यानी दोनों के बढ़ने पर चीजें, वेग जो होगा आपका ध्वनि का, जो साथी इसका ध्वनि का वेग है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए साउंड हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, यानी बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, बढ़ेगी। आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, ऑलवेज आगे। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती हैं, ये क्वेश्चन आया हमारा। क्या बोलेंगे, आपका किस पर बनाती है, रेटिना पर, यानी कि आपका क्या बोलेंगे, दृष्टि पटल पर। रेटिना को ही क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना यानी हमारा प्रतिबिंब इमेज कहाँ पर बनेगी, दृष्टि पटल पर बनेगी। दृष्टि पटल अभी बताया था मैंने आंख वाले में, वो क्या है, रेटिना है, रेटिना पर बनता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आइरिस मैंने बता दिया, आंखों का रंग हो गया। कार्निया हमने बता दिया, इसको सेव रखा जाता है। वाहनों में कोई आपका ट्रक है, ठीक है, ट्रक में यहाँ आपका साथी, ट्रक में यहाँ पर आपका क्या बोलेंगे, एक शीशा लगा हुआ है जिससे वो पीछे का देखता, पीछे का। तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बोलेंगे भैया फटाफट से, समतल, उत्तल, अवतल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राम निवास, राम निवास, राम निवास, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होगा आपका, उत्तल होगा, पीछे देखने के लिए। जैसे दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा होता है, जो चीजों को बड़ा करके दिखाए, ये चीजों को छोटा दिखाता है। बाहर इतना बड़ा है, छोटा सा दिखता है शीशे में कि भैया पीछे ट्रक आ रहा है, बस इतना। अवतल क्या होता है, चीजों को बड़ा करके दिखाने में। जैसे दांत का डॉक्टर है, वो चीजों को बड़ा करके देखना चाह रहा है, तो मुंह के अंदर देखेगा तो लेंस से देखेगा।
जैसे आप दाढ़ी बना रहे हो तो बाल छोटा सा बड़ा कैसे दिखे, बियर्ड बनाने में जो प्रयोग होता है वो कौन सा होता है आपका, दाढ़ी बनाने में वो अवतल होता है, ठीक है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग यानी जो बर्फ का टुकड़ा है उसका कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, इसमें जल्दबाजी मत करना बस कभी भी, कितना ऊपर होता है बताएंगे जी। बोलेंगे जी, समुद्र में प्लवन करते हुए एक आइसबर्ग का कितना भाग है जो साथी समुद्र की सतह के ऊपर होता है, बोलेंगे 1/9, 1/10, 1/6 या 1/4। तो आप कहेंगे भैया 10% ऊपर की तरफ होता है, 1/10। यानी कि अगर कोई, क्या बोलेंगे, कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है, तो क्या बोलेंगे, अगर वो आपका ऊपर की तरफ तो एक हिस्सा ऊपर हो गया, और नीचे की तरफ कितना होगा बताएंगे आपका। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। 1/6 नहीं यार, 1/6 नहीं, 1/6 कैसे कह सकते हैं, अरे कमाल, 1/4 वाले भी हैं। जो डूबा हुआ है, अगर मान के चलो कोई 100 फीट का है आइसबर्ग, ये पानी में तैर रहा है ऐसे, डूबा हुआ है ऐसे पानी में, मतलब कोई बर्फ का ये पानी है सारा, इसका जो ऊपर बचा हुआ हिस्सा है, अगर ये टोटल 100 फीट का है, टोटल ये 100 फीट है, तो 100 फीट में से इसके साथ ही 10 फीट ऊपर होंगे, क्या बोलेंगे, 10 फीट ऊपर होंगे इसके, और 90 फीट इसके नीचे होंगे, क्या बोलेंगे, 90 फीट इसके कहाँ होंगे, वो नीचे की तरफ होंगे। कुल लंबाई इसकी कितनी है, बोले एक बार, कुल लंबाई इसकी 100 फीट है, ये कुल लेंथ है इसकी, कुल लंबाई है, इसमें से 10 फीट ऊपर हो गया और 90 फीट हो गया नीचे, ठीक है। अब उसने पूछा है कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है, समुद्र की सतह के ऊपर कितना होगा, तो ऊपर कितना है, 10 है, कितना है ऊपर, 10 है, और किसकी तुलना में है, किसकी तुलना में, 100 फीट की तुलना में, ये 90 फीट, डूबा हुआ कितना है, वो 90 फीट है, क्या बोलेंगे, आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र से ऊपर है, 10 भाग ऊपर है, 90 भाग नीचे है, यही है ना, तो कितना हो गया, 1/9 ठीक आंसर होगा, 1/10 भी नहीं होगा, 1/10 भी नहीं होगा, तुक्का नहीं, तुक्का नहीं, वो तो सामान्य सिद्धांत, उसने ऊपर पूछता पूछता कितना भाग जो है उसका डूबा हुआ रहता, जब डूबा हुआ बोलता तो 1/10 बोलता, लेकिन डूबा हुआ नहीं बोला ना उसने, समुद्र की सतह के ऊपर पूछा है, तो डूबा हुआ पूछता तो 1/10 कहते, समुद्र की सतह के ऊपर पूछा है तो 1/9 होगा, 1/9 हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, कि पृथ्वी के निकट है इस वजह से, नहीं ये कोई कॉन्सेप्ट हुआ, सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है ये है, नहीं जी, यह क्या बोलेंगे, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये कारण हो गया क्या, नहीं जी, परिक्रमा तो बहुत करते हैं, पृथ्वी भी करती है परिक्रमा, तो फिर तो पृथ्वी पे भी नहीं होना चाहिए था। इस पर जो गैस अणुओं का पलायन वेग है वो उसके, भाई चंद्रमा पे जो पलायन वेग है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर सेकंड है, तो जो पलायन वेग है वो उसके वर्ग माध्य वीआरएमएस वैल्यू होती है, उस वीआरएमएस वैल्यू से अगर कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, जो आपका वायुमंडल है वही मूव कर जाएगा, वीआरएमएस वैल्यू क्या है इसकी, कम है, ठीक है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, क्योंकि इनका आवर्तकाल किस पर डिपेंड करता है, क्या बताया था मैंने, ये इसकी जो पेंडुलम की लंबाई है उस पर निर्भर करता है, तो गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ठीक है, सुस्त हो जाती हैं क्योंकि दिन लंबे होते हैं, नहीं जी, उसके मंदे होने का कारण यानी टाइम, जो आवर्तकाल है वो कम कब होगा, जब उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, तो किस पर, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, तो गर्मियों में ये क्या हो जाती हैं, सुस्त हो जाती हैं। 62 क्वेश्चंस थे हमारे, कल हम इसी तरह केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है, वो उम्मीद आपसे रखूंगा। तो कल पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, पीएच किन किन से क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट होते हैं, अब एसएससी जो वेटेज है वो स्टैटिक का ज़्यादा रखता है, ठीक है, साइंस का इकोनॉमिक्स का कम, लेकिन चेंज कभी भी हो सकता है, ये बात याद रखना। रेशियो ये जरूरी नहीं है कि वर्षों वर्षों तक पूछते रहेंगे, इसीलिए हर विषय पर ध्यान देना जरूरी है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, थैंक यू, नमस्ते।